गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम क्लास नाइन्थ फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। दिस इज इन इफेक्ट समरी ऑफ क्लास नाइन्थ फिजिक्स। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बिफोर बिगनिंग फर्दर यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे न्यूमेरिकल वर्क में, आई विल टेक द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। आई होप यू कैन सी हियर, उसका हमें मास गिवन है, मास इज 2 kg, इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ, उसके बाद उसकी स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, मास एंड स्पीड, और हाइट गिवन है, हाइट इज 25 मीटर। हमसे पूछा है फाइंड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कुछ ऐसे की सिचुएशन, आई होप यू कैन सी द डायग्राम हेयर। पहले डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम एक्चुअली एंड दिस इज द सिचुएशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये तो हमारे पास है बर्ड, दिस इज एक्चुअली अवर बर्ड। कितनी हाइट पे है? ये हाइट है 25 मीटर। उसके बाद उसकी हमें स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज एक्चुअली इट्स स्पीड। तो यहाँ स्टूडेंट हमें मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ, नीचे लिखा है देखिए, मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1/2 mv²। जबकि अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है mgh। तो यही यहाँ पे यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट वी विल राइट डाउन द एक्सप्रेशन 1/2 mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी का लिखेंगे mgh। यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मास हमें गिवन है बर्ड का 2 kg, मास हमें गिवन है तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। स्पीड हमें गिवन है 10, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद एज सेड g की वैल्यू हम 10 लेंगे, h हमें हाइट गिवन है 25। तो सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कैलकुलेशन स्टूडेंट हमारे पास 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारे पास बचेगा 100, तो ये तो हमारे पास हुआ 100। सिमिलरली पीछे वाला मल्टीप्लाई करके आएगा 500। तो टोटल हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है दैट इज कमिंग 600 जूल। सो दिस इज दी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बर्ड फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 25 मीटर एंड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक और फिर से सिचुएशन देखते हैं क्या क्या हमने सॉल्व किया है। ये स्टूडेंट हमें एक बर्ड था, उसकी हाइट हमें 25 मीटर गिवन थी और उसकी स्पीड भी गिवन थी। नोट करने वाली बात है कि इस बर्ड के पास दोनों तरह की एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है इसके पास 1/2 mv² ड्यू टू इट्स स्पीड। सिमिलरली स्टूडेंट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है बिकॉज इट इज अ फ्लाइंग एट सम हाइट। तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो दोनों का सम होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमने सम कर दिया है। उसके बाद एक्सप्रेशन हमने लिख दिए है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है दैट इज 600 जूल। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। अगर आप हम इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक ब्लॉक गिवन है, आई होप यू कैन सी देयर, दिस इज एक्चुअली द गिवन ब्लॉक जिसका कि मास है m। इस केस में स्टूडेंट हमने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऐसे लगाई है टुवर्ड्स द राइट। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे इसी डायरेक्शन में ब्लॉक की हुई है। ये है ब्लॉक की फाइनल पोजीशन। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में है, कहने का मतलब है सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच स्टूडेंट हमारे पास जो एंगल है वो 0 है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं कहने का मतलब उनके बीच एंगल 0 होता है। तो उस केस में हम जो हमारा वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव वर्क व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दे आर इन सेम डायरेक्शन और एंगल उनके बीच है 0 डिग्री। इसको हम ऐसे भी समराइज कर सकते हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन इट इज अ पॉजिटिव वर्क। आइए नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव वर्क के ऊपर।
यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो ये तो हमारे पास है गिवन ब्लॉक, ये हमारी है स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, दिस इज एक्चुअली द अप्लाइड फोर्स। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज एक्चुअली द फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि हमारी स्टूडेंट जो अप्लाइड फोर्स है वो टुवर्ड्स द राइट है, तो हमारा जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी ऑपोजिट होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखें तो ब्लॉक तो हमारा टुवर्ड्स द राइट डिस्प्लेस करेगा, ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट वो तो टुवर्ड्स द राइट होगी, लेकिन हमारी अगर फ्रिक्शनल फोर्स देखें, फ्रिक्शनल फोर्स हमारी है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारी टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क देखना है, यहाँ पे हम वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उनके बीच 180 डिग्री का एंगल है। देखिए दिस एंगल इज एक्चुअली 180 डिग्री। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन होता है दैट इज नेगेटिव, ऐसे वर्क को हम नेगेटिव वर्क कहते हैं। सो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कहने का मतलब उनके बीच 180 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास जो वर्क आएगा दैट विल बी एक्चुअली नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 180 डिग्री का एंगल, जबकि पॉजिटिव वर्क में इट इज 0 डिग्री। अब चलते हैं जीरो वर्क के ऊपर। यहाँ पे स्टूडेंट आई होप यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक वॉल शो की हुई है, दिस इज एक्चुअली वॉल, एक फिक्स वॉल है, उस वॉल के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे ही हम वॉल के ऊपर स्टूडेंट ऐसे फोर्स लगाएंगे, वॉल तो हमारी डिस्प्लेस नहीं होगी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे हमारी है जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो हेयर। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे केस में स्टूडेंट हम वर्क डन कहते हैं जीरो। एक और स्पेशल केस है स्टूडेंट जब हमारा वर्क डन जीरो हो सकता है। एक तो उस केस में वर्क डन हमारा जीरो होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं करता, जैसे ये वॉल डिस्प्लेस नहीं होगी। लेकिन एक और केस है, अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल हमारा 90 डिग्री हो, इवन देन दी वर्क डन इज जीरो। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे हम एक कुली की डायग्राम बनाते हैं, एक कुली लाइक दिस, ये कुली है स्टूडेंट, कुली एक्चुअली इज कैरिंग ए लोड ऑन हिज हेड। तो कुली स्टूडेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर बात करें स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स जो है इस लोड के ऊपर इन अपवर्ड डायरेक्शन लगा रहा है। तो इस केस में दोनों के बीच देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारी डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। व्हेन ए कुली कैरीज ए लोड ऑन हिज हेड एंड इज वॉकिंग, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास जो वर्क का एक्सप्रेशन होता है, जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो तो ये है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा तो हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, देयरफॉर जो तो कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो हमारा वर्क डन भी 0 ही होगा। कहने का मतलब है देयर आर टू केसेस, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, जिस केस में हमारा वर्क डन 0 हो सकता है। पहले केस में तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, जैसे वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही थी, उस केस में भी हमारा वर्क डन 0 है। सिमिलरली अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री एंगल है, इवन देन द वर्क डन इज 0। आगे चलते हैं थर्ड कंसेप्ट के ऊपर। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास कंसेप्ट है पावर का कंसेप्ट है। पावर जो हमारी होती है दैट इज एक्चुअली वर्क डन ओवर टाइम।
जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि वर्क डन पर टाइम है, जिसका मतलब पावर हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब हम किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेट बन जाता है। रेट का मीनिंग है स्टूडेंट की पर यूनिट टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में कितना वर्क हो रहा है, दैट इज एक्चुअली द पावर ऑफ पर्टिकुलर मशीन और ऑब्जेक्ट। तो वर्क का हमारे पास यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, इसलिए अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट पावर का हमारे पास होगा जूल पर सेकंड, जिसको कि हम वॉट भी कहते हैं, वॉट। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड पावर इज वर्क डन ओवर टाइम। नीचे एग्जांपल दी हुई है, अगर एक पर्सन 50 जूल वर्क करता है इन 10 सेकंड, तो पावर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क हमारे पास है 50, पावर होती है वर्क ओवर टाइम, वर्क की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 50, टाइम की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 10, तो हमारे पास 5 वॉट पावर आ जाएगी। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू, नेक्स्ट स्टूडेंट है यहाँ पे डायग्राम में कंसेप्ट जो समझाया है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ये जो रिप्रेजेंट किया है, दिस इज एक्चुअली एलिप्टिकल अर्थ, अर्थ को रिप्रेजेंट किया है। अर्थ की हमारी जो शेप होती है, दैट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, दैट इज इन फैक्ट एलिप्टिकल इन नेचर। तो इस डायग्राम में मैंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये स्टूडेंट मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज एक्चुअली पोल, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द सेंटर। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि अगर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 ग्राम है, मास स्टूडेंट वो जो ऑब्जेक्ट का है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। अगर हम उसको पोल्स पे रखेंगे, अगर उसका मास 100 ग्राम है तो पोल्स पे भी 100 ग्राम ही रहेगा, सिमिलरली इक्वेटर पे भी 100 ग्राम ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। हालांकि स्टूडेंट जो हमारे पोल और इक्वेटर का डिस्टेंस वो डिफरेंट होता है, पर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली स्टूडेंट अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे भी इसका मास 100 ग्राम ही होगा। कहने का मतलब है मास जो है पोजीशन के ऊपर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन या प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमने उसको कहाँ पे रखा है। पोल्स, इक्वेटर और सेंटर ऑफ द अर्थ पे तीनों ही जगह उसका मास सेम ही रहेगा। अगर हमारे पास, अगर हम खुद हैं स्टूडेंट, जैसे लेट से हमारा मास है 50 kg, अगर मास हमारा 50 kg है तो स्टूडेंट हमारा जो मास है, अगर हम अर्थ के सेंटर पे रहे तो अर्थ के सेंटर पे भी हमारा मास 50 kg ही रहेगा। यहाँ पे अर्थ के सेंटर पे 50 kg, इक्वेटर पे भी 50 kg ही होगा, पोल पे भी 50 kg ही होगा, इट विल नॉट चेंज अगर हम प्लेस चेंज करते हैं। मास इज सेम एवरीवेयर, पोल, इक्वेटर एंड सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट कंसेप्ट में मैंने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है, वेट की बात है। वेट स्टूडेंट हमारा अगर हम प्लेस चेंज करें तो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 चीजें हैं, ये है पोल, ये है इक्वेटर, ये है सेंटर। अगर बात करें अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे स्टूडेंट अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ ग्रेविटी जी की वैल्यू 0 होती है और वेट हमारा स्टूडेंट होता है m/g। अगर अर्थ के सेंटर पे जी 0 है, इसका मतलब वेट भी हमारा स्टूडेंट 0 ही होगा अर्थ के सेंटर पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर पे वेट हमारा 0 होता है। अब बात करते हैं पोल और इक्वेटर को कंपेयर करते हैं। अगर पोल और इक्वेटर की बात करें, पोल स्टूडेंट हमारे जो होते हैं दे आर एक्चुअली नियरर टू द अर्थ सेंटर, जबकि अगर इक्वेटर है वो डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है। आइए देखते हैं, जरा ड्रॉ करके इसको देखते हैं पोल और इक्वेटर पे। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली सिचुएशन ये है कि ये डिस्टेंस हमारा, ये जो पोल वाला डिस्टेंस है, ये एक्सिस हमारा है स्मॉलर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी स्टूडेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पोल के ऊपर स्टूडेंट हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, जी की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हमारा वेट भी ज़्यादा ही होगा।
अगर बात करें स्टूडेंट इक्वेटर पी, ये डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, दिस डिस्टेंस इज मोर, ये डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है इक्वेटर। तो इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है इक्वेटर पे, इसका मतलब यहाँ वेट हमारा कम है, इक्वेटर पे लेस वेट, पोल पे मोर वेट। अगर बात करें अर्थ के सेंटर पे, वहाँ पे हमारा वेट जो होगा दैट विल बी एक्चुअली ज़ीरो। तो ये हमारा कंक्लूजन कुछ डिस्कशन का ये बन रहा है, देख लेते हैं क्या है, क्या डिस्कशन है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अर्थ के सेंटर पे वेट ज़ीरो, अगर बात करें अर्थ के सेंटर पे वहाँ वेट है हमारा ज़ीरो, पोल पे हमारा वेट होगा ज़्यादा, जबकि इक्वेटर पे हमारा वेट होगा कम। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, वर्क डन इन स्टॉपिंग ए मूविंग कार। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें क्या गिवन किया है, यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें क्वेश्चन गिवन है, कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब उसकी इनिशियल स्पीड गिवन है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। फाइंड वर्क डन इन स्टॉपिंग कार इफ इट्स मास इज 1000 kg। यहाँ पे स्टूडेंट इनिशियल स्पीड हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले चेंज करेंगे, आई होप यू कैन सी हियर। कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी, सॉल्व करके ये कैंसिल करेंगे 2 से हो जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल स्पीड हमारी है ज़ीरो। अगर फाइनल स्पीड की बात करें, कार को तो हमने रोक दिया है, इसका मतलब फाइनल स्पीड हमारी है ज़ीरो। अब वर्क डन, यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी पड़ेगी हमें, दिस इज एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम। W इज इक्वल टू चेंज इन वर्क जो होता है दैट इज एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मास हमें गिवन है कार का, तो यहाँ पे स्टूडेंट m की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1000 जो कि कार का मास है, v हमारी है 0, u हमारी है 10, सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ रहा है 50,000 जूल आ रहा है वर्क डन स्टॉपिंग दी कार। जब भी हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग दी कार वी मस्ट यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई फील्डर लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास फोर्स होती है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एम वी माइनस यू जो कि मोमेंटम है ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होती है। असल में स्टूडेंट जब फील्डर हाथ पीछे को करता है तो हाथ पीछे करने से क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, दिस टाइम एक्चुअली इंक्रीजेस। अगर टाइम हमारा इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली स्टूडेंट इसके देखे तो हमारी जो फोर्स है ना वो कम हो जाती है, दिस फोर्स, ये जो फोर्स है एक्चुअली कम हो जाती है। एक्चुअली इस इक्वेशन से जो फोर्स है ना दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम हमारा बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, यही रीजन है पीछे, यही आगे लिखा हुआ है। By lowering his hands, the time increases. Therefore, force on hands decreases because force is inversely proportional to time. आगे स्टूडेंट हमारे पास ABC मटेरियल है, उनकी हमें डेंसिटी गिवन है, हमें रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमेशा ही 1000 से डिवाइड कर देना है, तो पहले का 600 डिवाइडेड बाय 1000 जो कि सॉल्व करके आएगी 0.6, पहले की रिलेटिव डेंसिटी हुई 0.6। आगे चलते हैं बी की रिलेटिव डेंसिटी। बी की रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आएगी जितनी उसकी डेंसिटी है जस्ट 1000 से डिवाइड करना है तो 13.6 आएगी। सी की सिमिलरली 950 डिवाइडेड बाय 1000 दैट मीन 0.95, जस्ट 1000 से डिवाइड करना, दैट इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ रिकॉल कर लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज एक्चुअली 1000। आगे चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस शो की हुई है, आई होप यू कैन सी है, दिस इज एक्चुअली अवर स्प्रिंग बैलेंस जो कि वेट मेजर करती है किसी ऑब्जेक्ट का। ये मैंने स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हैंग किया है, किसी स्टोन हैंग किया है
जिसको जब हमने स्प्रिंग बैलेंस से अटैच किया तो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ गई 300 न्यूटन। लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि जब इसी स्टोन को अटैच टू स्प्रिंग बैलेंस मैं एक कंटेनर में डिप कर देता हूँ। दिस इज एक्चुअली अवर कंटेनर, जो कि किसी लिक्विड से फिल्ड है, लेट्स से वाटर। तो हमारी जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है वो कम हो जाती है 200 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि जब हमने उसको पानी में या किसी और लिक्विड में इमर्स किया उसका वेट कम हो गया 200 न्यूटन। कम क्यों हुआ? वो कम वेट कम इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स या थ्रस्ट एक्सर्ट करते हैं, ऐसे कुछ जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये लिक्विड इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। इस अपवर्ड फोर्स को स्टूडेंट हम फोर्स ऑफ बायोवेंसी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ बायोवेंसी या फोर्स ऑफ अप थ्रस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर डिक्रीज इन वेट देखे तो कितना हमारा वेट डिक्रीज हुआ? पहले 300 था, बाद में 200, तो 300 से 200 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बना? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन वेट हमारा कम हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो फोर्स ऑफ बायोवेंसी है ना, एफ बी, दिस फोर्स ऑफ बायोवेंसी, ये हमारी जितना वेट कम हो उतनी ही है, 100 न्यूटन है फोर्स ऑफ बायोवेंसी। देखिए कि यही लिखा हुआ है, हमारी फोर्स ऑफ बायोवेंसी भी 100 न्यूटन है। अब स्टूडेंट वो फोर्स ऑफ बायोवेंसी किसके इक्वल है? हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि जब हमने स्टोन को डिप किया था ना, कि हमारा जो पानी था, कुछ पानी बाहर गिर गया। जो पानी स्टूडेंट हमारा बाहर गिर गया उसको हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यहाँ लिखा भी हुआ देखिए डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो हमें उसका वेट मेजर करना पड़ेगा। उस जो हमारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट भी स्टूडेंट 100 न्यूटन ही होगा। तो अल्टीमेटली हमारी समरी ये बनी, हमारा वेट रिड्यूस हुआ 100 न्यूटन, इसलिए हमारी फोर्स ऑफ बायोवेंसी भी 100 न्यूटन है, इसलिए हमारा जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है दैट इज आल्सो 100 न्यूटन। दिस इज एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देख लेते हैं आगे। When a body is immersed fully or partially, its weight decreases due to force of buoyancy, और वो जो force of buoyancy है that is actually equal to weight of a liquid displaced. This is all about Archimedes. आगे स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे फुल सर्कुलर मोशन के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे। पहले स्टूडेंट हमारे पास है फुल सर्कल। फुल सर्कल कहने का मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल है इस पॉइंट से स्टार्ट किया है इसे, उसके बाद इसने ऐसे अलोंग द सर्कमफ्रेंस ट्रेवल किया है एंटी क्लॉकवाइज। फुल सर्कल का मतलब घूम के वो वहीं वापस आ गया, ए से स्टार्ट किया उसके बाद घूम के वो उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ गया, लाइक दिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हमारा डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो हमारा होगा सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। इसका मतलब डिस्टेंस तो हमारा होगा 2 पाई आर। डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर, जैसे कि यहाँ लिखा है देखिए डिस्टेंस इज 2 पाई आर। फुल सर्कल के केस में डिस्टेंस हमारा 2 पाई आर होता है, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करें वो तो स्टूडेंट सेम ही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हमारी हुई 0। तो फुल सर्कल के केस में डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सर्कल का केस। सेमी सर्कल में हमारा इनिशियल पॉइंट स्टूडेंट ये है, दिस इज एक्चुअली अवर इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो स्टूडेंट हमारे 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस हमारा आएगा पाई आर। डिस्टेंस विल बी पाई आर हेयर। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की स्टूडेंट, ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट, कितनी है डायग्राम से साफ नजर आ रहा है, दैट इज एक्चुअली 2 आर। सेमी सर्कल के केस में स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस होगा पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी 2 आर। अब चलते हैं क्वार्टर ऑफ सर्कल पे। क्वार्टर ऑफ सर्कल का मतलब होता है स्टूडेंट 1/4 ऑफ द सर्कल। इसका मतलब हमें 2 पाई डिस्टेंस की बात करें तो 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई आर बाय 2। दिस विल बी डिस्टेंस।
अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा देखना पड़ेगा, ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारा अगर इनिशियल पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल, इनको हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये हमारा एक्चुअली है हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज दिस। स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जो h है दैट एक्चुअली इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास ये बनेगा √2r। आई होप यू कैन सी है √2r। तो क्वार्टर ऑफ सर्कल में स्टूडेंट हमारे पास जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 1/4 × 2πr, जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें वो हमारा होगा √2r। आइए नेक्स्ट चलते हैं 3/4 ऑफ ए सर्कल। 3/4 ऑफ सर्कल में डिस्टेंस स्टूडेंट होगा 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2πr से। दिस इज डिस्टेंस। अगर स्टूडेंट 3/4 ऑफ सर्कल की बात करें, 3/4 ऑफ सर्कल में हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस तो हमारा होता है 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 2πr तो दिस विल बी अवर डिस्टेंस। 3/4 में स्टूडेंट हमारा अगर इनिशियल पॉइंट देखें तो ये हमारा है इनिशियल पॉइंट, ये हमारा होगा फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस तो हमारा हुआ 3/4 मल्टीप्लाई 2πr। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे दिस। अगेन हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगी √2r। तो दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ 3/4 ऑफ ए सर्कल। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमसे पूछा है कि ए बस या ए कार डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 54 km/h टू 36 km/h इन 10 सेकंड्स। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो टाइम हमारा जो है वो सेकंड में गिवन है। तो पहले हमें जो स्पीड गिवन है km/h में, उसको हमें मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो 54 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 54 को कन्वर्ट करेंगे तो 54 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इनिशियल स्पीड आएगी वो आएगी सॉल्व करके 15 मीटर/सेकंड, क्योंकि हमारा 18 से 54 कैंसिल हो जाएगा 3 से। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 15 मीटर/सेकंड। अगर बात करें स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी की, v हमारे पास आएगी वो 36 है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास आएगी 10 मीटर/सेकंड। अब हमारे पास u भी है, v भी है, टाइम भी है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास होती है v - u/t। तो v की वैल्यू 10, यहाँ v की वैल्यू 10 पुट करेंगे, u हमारी है 15। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट विल बी -0.5 मीटर/सेकंड²। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमें पूछा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंस हमारा है y एक्सिस पे और टाइम हमारा है x एक्सिस पे। अगर तो हमारी लाइन स्टूडेंट ऐसी है, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है। लेकिन अगर लाइन स्टूडेंट हमारी स्ट्रेट नहीं है, अदर शेप है लाइक दिस और लाइक दिस, तो हमारी जो मोशन होगी दैट विल बी एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कर्व्ड शेप होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, हमें कन्वर्ट करना है km/h को अगर मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें हमेशा ही 5/18 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे 36 है, 36 को कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन करके आएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे 2 से, तो 5 to 10 मीटर/सेकंड। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हमें रिवर्स प्रोसीजर करना है, अगर हमें स्पीड मीटर/सेकंड में गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मीटर/सेकंड है, तो उसको km/h में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 36 km/h। सो मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट फैक्टर है 5/18, और अगर रिवर्स प्रोसीजर करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें गिवन है 5 kg और उसकी हमें स्पीड भी गिवन है किलोमीटर पर आवर में 18 किलोमीटर पर आवर। हमें इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। मोमेंटम हमारे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 थी, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी भी है, मोमेंटम मास हमें गिवन था 5 × 5 हमारे पास आएगा मोमेंटम 25 kg मीटर पर सेकेंड। आगे है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, पहले स्टूडेंट डिफाइन कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास होता है mu, दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम mu, दिस इज अवर फाइनल मोमेंटम mv। अगर चेंज इन मोमेंटम करें तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना है, mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है। अगर इसी मोमेंटम को स्टूडेंट हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, फिर फाइनल, फिर दोनों का डिफरेंस लेना है। वो हमारे पास आएगा चेंज इन मोमेंटम, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो दैट यू विल गेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता क्या है कि जो फोर्स होती है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum। this is actually the statement of Newton's second law of motion, जो नीचे लिखी हुई है, rate of change of momentum is directly proportional to force applied। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर v माइनस m हम कॉमन ले लें तो ये टर्म हमारे पास होती है एक्सेलरेशन। अल्टीमेटली वी विल गेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। एक हुआ हमारे पास एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड हमारे पास हुआ एम वी माइनस एम यू ओवर टी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर की अगर हमने कन्वर्जन करनी है तो ऐसे करेंगे, किलो की जगह लिखेंगे 1000 और आर, एक आर में हमारे पास सेकंड्स होते हैं 3600। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 36 × 10⁵। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इट विल बी रिटन लाइक दिस, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। दिस इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स। आगे चलते हैं। कुछ ऐसा यूनिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं क्वांटिटीज़ के, जैसे फॉर एग्जांपल मास का हमारे पास ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको कि हम केजी से लिखते हैं। सिमिलरली वेट का हमारे पास से, या फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंटम का हमारे पास होता है केजी मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास होता है हर्ट्ज, और लाउडनेस का हमारे पास यूनिट होता है आइदर बेल और डेसिबल। एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक बुलेट है जिसका मास हमें गिवन है 20 ग्राम, दैट इज फायर्ड हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी ऑफ, हमें इसकी वेलोसिटी गिवन है, गन का मास गिवन, हमें रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। पहले स्टूडेंट हम स्टार्टिंग में हमारा इनिशियल मोमेंटम जो गन का है वो तो जो है 0, सिमिलरली बुलेट का भी 0 है। इसका मतलब टोटल मोमेंटम तो हमारा इनिशियल टोटल मोमेंटम 0 है। अब बात करते हैं बाद की, फाइनल मोमेंटम हमारे पास गन का कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी mg इनटू vg। उसके बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कैलकुलेट करें, वो हमारे पास होगा mb इनटू, तो हमारे पास गन का फाइनल मोमेंटम हुआ mg इंटू वी, और बुलेट का हमारे पास हुआ mv इंटू वी। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनल टोटल मोमेंटम हुआ दोनों का सम कर देंगे, वो हमारे पास होगा
दिस विल बी mg/vg प्लस mv/vb। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे क्योंकि हमारा इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था। यहाँ से स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे वीजी हमारी किसके इक्वल आएगी। यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, ये तो मैंने स्टेप वाइज समझाया है। यू कैन डायरेक्टली मेमोराइज दिस एक्सप्रेशन वीजी इज इक्वल टू माइनस mb मल्टीप्लाई वीबी ओवर mg। तो यहाँ स्टूडेंट हम वैल्यू पर वेयर mb स्टैंड्स फॉर मास ऑफ बुलेट, mg स्टैंड्स फॉर मास ऑफ गन, सिमिलरली vb स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे अगर देखें बुलेट का मास हमें स्टूडेंट 20 ग्राम गिवन था, उसको अगर केजी में कन्वर्ट करें तो ऐसे आएगा 10⁻³ केजी में अगर कन्वर्ट करें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा हमें 20 × 10⁻³ यही मैंने लिखा है। आई होप यू कैन सी हियर। सिमिलरली गन का मास हमें गिवन है 2 kg, वेलोसिटी हमें गिवन थी 150। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास जो गन की रिकॉल वेलोसिटी आएगी वो आएगी -1.5 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट चलते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वी कैन डायरेक्टली मेमोराइज दिस एक्सप्रेशन। मैंने तो एक्चुअली आपको स्टेप वाइज समझाया है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन mb/mg मल्टीप्लाई mvb। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोनार। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सोनार की फुल फॉर्म लिखी है, दैट इज एक्चुअली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आई होप यू कैन सी हियर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार बेसिकली यूज क्या करता है, दैट एक्चुअली यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 से ज़्यादा होती है। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए इनकी स्टूडेंट एनर्जी भी ज़्यादा ही होती है। आगे लिखा है कुछ एप्लीकेशंस लिखी हैं सोनार की। सोनार इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर सबमराइंस, क्या क्या हमें सिमिलरली डूबे हुए जहाज, संकन शिप्स और सिमिलरली डेप्थ ऑफ सीज। इन चीज़ों के लिए हम सोनार की एप्लीकेशन करते हैं, यूज़ करते हैं। डूबे हुए जहाज को ढूंढने के लिए, समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए डेप्थ ऑफ सी, सिमिलरली। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल समझाया हुआ, आई होप यू कैन सी हियर। ये हमारे पास है संकन शिप, दिस इज एक्चुअली संकन शिप। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये एक्चुअली वापस आएंगी, रिसीवर इसको रिसीव करेगा। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस d, पहले वो d डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे फिर d डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास हुआ 2d। तो वेलोसिटी हमें मालूम है, तो हम लिखेंगे 2d इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, या स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से स्टूडेंट हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, विच विल बी रफली v मल्टीप्लाई t ओवर 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट डिस्टेंस या डेप्थ ऑफ सीज, v मल्टीप्लाई t ओवर 2। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है रेंज ऑफ हेयरिंग। ह्यूमन बीइंग के केस में हमारी जो ऑडिबल रेंज होती है वो हमारी होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है ऑडिबल रेंज। इसको हम ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस कहते हैं। जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, आई होप यू कैन सी हियर लेस देन 20 हर्ट्ज, उनको तो हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज दे आर कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक वेव्स, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है दे आर कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बड़े एक्चुअली एनिमल्स होते हैं जैसे व्हेल, एलिफेंट्स, राइनोज, वो एक्चुअली स्मॉल वेव्स साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, एलिफेंट, व्हेल्स। जबकि जो हमारी बैट्स हैं और डॉल्फिन्स हैं ये स्टूडेंट अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कि पर यूनिट टाइम यानी कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हुई है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करती है।
नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि गिवन पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ वेव्स हमारी कितनी पास हुई है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। आगे हमारे फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। आगे है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। यह आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास है क्रेस्ट, ये भी हमारे पास है क्रेस्ट। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। आगे चलते हैं। वेवलेंथ का यूनिट आइदर इट इज मेजर्ड इन मीटर्स और यू कैन से एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 100 हर्ट्ज। हमसे पूछा है कि 1 मिनट के अंदर कितनी ऑसिलेशंस होंगी। तो 100 हर्ट्ज का मीनिंग क्या है? 100 हर्ट्ज का मीनिंग है कि 1 सेकंड में हमारी जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वो हो रही हैं 100। तो 1 मिनट में कितनी होगी? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ जो ऑसिलेशन 1 मिनट में होगी वो होगी 6000 ऑसिलेशंस होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये स्टूडेंट हमें याद रखना है, जो हमारी पिच होती है, पिच हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच से स्टूडेंट हमें पता क्या चलता है? पिच से हमें ये पता चलता है कि हमारी पर्सन की, जब किसी डिवाइस की जो आवाज़ है वो श्रिल है, जब वो हॉर्स आवाज़ है, हैवी है। श्रिल का मतलब थोड़ी तीखी आवाज़ और हॉर्स का मतलब है थोड़ी सी भारी हैवी आवाज़। जैसे फीमेल होती हैं, फीमेल में स्टूडेंट हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है ज़्यादा, इसलिए पिच भी ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ फीमेल आवाज़ तीखी होती है फीमेल की, जबकि मेल के केस में लेस फ्रीक्वेंसी है और लेस पिच होती है, आवाज़ हैवी होती है। आगे नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इको। इको हमारी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है रिफ्लेक्टेड साउंड जो हम सुनते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट एक मैंने माउंटेन शो की है, हमने आवाज़ लगाई है तो ये माउंटेन से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हुआ? 2D डिस्टेंस हुआ। तो सेम फार्मूला जो सोनार में यूज़ किया था, दैट विल बी V इंटू टी। यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं V इंटू टी बाई 2। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। V की वैल्यू हम 345 पुट करेंगे, T की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.1। 0.1 यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, परसिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। साउंड की परसिस्टेंट 0.1 सेकंड होती है। तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी 17.2 मीटर। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डिवाइस है, जब कोई माउंटेन है, वो एटलीस्ट हमसे रफली 17 मीटर दूर होना चाहिए, सो दैट इट प्रोड्यूसेस इको। आगे है साउंड का, हमने स्पीड ऑर्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है: एयर, स्टील, वाटर, वैक्यूम। तो जैसे कि स्टील हमारी स्टूडेंट सॉलिड है, तो सॉलिड में साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा स्टील, उसके बाद लिक्विड में तो वाटर आएगा, उसके बाद फिर गैसेस में एयर, वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करती, 0 स्पीड होती है। तो हमारे पास ऑर्डर आएगा स्टील, वाटर, एयर एंड वैक्यूम। आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमसे पूछा है कि हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन 10 आवर बाय 5 बल्ब्स। यहाँ पे डायरेक्टली वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई PT। N यहाँ पे है नंबर ऑफ डिवाइसेस, जो कि हमें 5 गिवन है बल्ब्स। पावर हमें गिवन है 100 वाट, तो पावर की जगह 100 पुट करेंगे। टाइम हमें गिवन है 10 आवर, तो सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा, एनर्जी का आंसर आएगा 5000 वाट आवर्स। जस्ट हमने E इक्वल टू N मल्टीप्लाई PT यूज कर रहा है, उसके बाद अगर 1000 से डिवाइड करें तो यू विल गेट आंसर इन किलोवाट आवर। आगे स्टूडेंट हमें समझाया कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टूडेंट हमारे पास जो एक्चुअली स्लोप होती है वो हमें स्पीड बताती है। ये हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एक रीडिंग ये ले सकते हैं, दिस 100
तो 100 के कॉरस्पॉन्डिंगली 100 तो हमारा हुआ डिस्टेंस, तो टाइम हमारा कितना है 10। तो हम डिस्टेंस ओवर टाइम होती है स्पीड, तो 100/10। यहाँ नीचे कैलकुलेशन भी की है, देखिए 100/10, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट है, एक ट्रेन गिवन है कि इसकी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट टू प्रोड्यूस, हमें रिटार्डेशन गिवन है -0.5। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले जो स्पीड है ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करके आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारी इनिशियल स्पीड है। अगर हमने ट्रेन को रोक ही दिया है तो फाइनल स्पीड हमारी होगी 0। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमें गिवन है -0.5। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे v² - u² = 2as। थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे 0, u की 25, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है। यहाँ से हम वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, जो कि हमारे पास आएगा 625 मीटर। अब चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हमने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लिखी हैं, जैसे गन की जो रिकॉइलिंग होती है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास रॉकेट प्रपल्जन जो है दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद अगर हम वॉकिंग ऑफ पर्सनस, जो हम चलते हैं, वहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल है, बिकॉज जब हम वॉक करते हैं तो वी एक्सर्ट फोर्स ऑन द फ्लोर, उसके रिटर्न में फ्लोर एक्सर्ट फोर्स ऑन अस। आगे हमारे पास है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर में स्टूडेंट क्या डिफरेंस होता है? थ्रस्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक वॉल है, इसके ऊपर जो टोटल ये जो फोर्स लग रही, इसको तो हम कहते हैं थ्रस्ट। इसका यूनिट होता है न्यूटन, और थ्रस्ट स्टूडेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम इसका एरिया मान ले A, ये हमारी फोर्स है F, तो फोर्स ओवर जो एरिया है दैट विल बी एक्चुअली प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया। तो नीचे हमने समझाया हुआ प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है फोर्स को हमें एरिया से डिवाइड करना है। प्रेशर का हमारे पास यूनिट होता है पास्कल, थ्रस्ट का यूनिट होता है न्यूटन, थ्रस्ट का यूनिट है न्यूटन, जबकि प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। प्रेशर स्टूडेंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो थ्रस्ट होता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हमें एक बुलेट गिवन है जिसका मास हमें गिवन है 8 ग्राम, उसकी हमें स्पीड गिवन है 80 मीटर पर सेकंड। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो मास जो है 8 ग्राम, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतने kg बन जाएगा। स्पीड हमें गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं 1/2 mv²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 25.6 जूल। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें गिवन है एक कार एंड ट्रक है, सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है। मासेस की हमें रेशो गिवन है, हमें पूछा है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी की क्या रेशो है। तो देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक। यहाँ लिखेंगे 1/2 m1v1²। m1 स्टैंड्स फॉर मास ऑफ कार, v1 स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ कार। स्पीड तो दोनों की सेम है, तो ये तो टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद m1/m2। तो वो रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है 1:4। इसका मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी की रेशो भी 1/4 ही आएगी इन दिस केस। आगे स्टूडेंट हमें गिवन है एक साउंड वेव गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है, टाइम भी हमें गिवन है 4 सेकेंड। तो पहले जो फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है उसको हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ करके। वेवलेंथ हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, तो वो मीटर में आ जाएगी 0.45 मीटर। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वो होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, वेलोसिटी।
वेलोसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 900 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें गिवन है, डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं v/t से। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। आगे स्टूडेंट हमें गिवन है एक ऑडोमीटर गिवन है बाइक का, जो कि इनिशियल रीडिंग उसकी गिवन है 1600 किलोमीटर और फाइनल रीडिंग गिवन है 2000 किलोमीटर। टाइम हमें गिवन है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। जो ऑडोमीटर होता है वो बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करता है। तो यहाँ डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग 2000 माइनस 1600 जो कि आएगा 400 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया 400 डिवाइडेड बाय टाइम हमें 16 गिवन है, तो सॉल्व करके आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी एक्चुअली एवरेज स्पीड। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आएगा 6.9 मीटर पर सेकंड। आगे स्टूडेंट हमें गिवन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट है एक, वो पहले ए से बी की तरफ जा रहा है, फिर बी से सी की तरफ। तो डिस्टेंस अगर देखें, डिस्टेंस तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा 10 + 10। हमें एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये स्टूडेंट डिस्टेंस तो हमारे पास है 20 मीटर। दिस एक्चुअली इज अवर डिस्प्लेसमेंट AC, वो हमें पाइथागोरस से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि सॉल्व करके आएगी 10√2। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली लिखेंगे 10² + 10² का स्क्वायर रूट, सॉल्व करके आएगा 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी हुई 10√2, जबकि डिस्टेंस हमारे पास हुआ 20। तो स्पीड के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्टेंस 20, टाइम टोटल देखें स्टूडेंट 5 + 5 टाइम हमारे पास होगा 10। टाइम भी हमें टोटल ही लेना है, दोनों केसेस में टाइम तो सेम ही है। डिस्टेंस 20 टाइम 10, तो सॉल्व करके एवरेज स्पीड तो हमारी है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टाइम सेम, डिस्प्लेसमेंट हमारी है 10√2, सॉल्व करेंगे तो आएगा √2 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ये बॉक्स स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए इंक्लाइंड प्लेन हैज एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। तो यहाँ जस्ट हमें ऐसे कुछ इंक्लाइंड प्लेन है, समथिंग लाइक दिस, यहाँ से बॉक्स स्लाइड कर रहा है। तो जस्ट हमें ये एक्सप्रेशन यूज़ कर लेना है, v = u + at। तो देख लेते हैं, u हमारी है 0 बिकॉज इनिशियली इट इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन गिवन है टाइम, तो वी कैन कैलकुलेट इजीली वेलोसिटी। आगे स्टूडेंट हमारे पास है एक कार है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो एक्सेलरेशन हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ हम जस्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे s = ut + ½ at²। तो u तो यहाँ पे 0 है, जस्ट 1/2 एक्सेलरेशन टाइम की वैल्यू पुट करके वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द गिवन टाइम। आगे स्टूडेंट हमें गिवन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, 3 कार्स का गिवन है ABC। हमें ये बताना है कि कौन सा फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो। जस्ट हमें स्लोप देख लेनी है स्टूडेंट, जो लाइन सबसे ऊपर है उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कि जो स्पीड है वो फास्टेस्ट है, जबकि अगर C को देखें, C सबसे नीचे है तो C की स्लोप सबसे कम है, इसलिए C स्लोवेस्ट है। तो V इज ग्रेटर देन VC। So these are some of the important tips or questions regarding class 9th physics. I hope you might have understood. Please do not forget to share my video. Thank you very much.